चलिए अब चेक कर लीजिए, आ रही होगी वॉइस। वॉइस चेक करिए, अब आ रही होगी। तो मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उनको क्या करना है, पुरानी क्लासेस देखेंगे, फाइनल अकाउंट, और कोई भी नहीं। उसके बाद टू बी कंटिन्यू करेंगे, बेटर है। बाकी आप आज वाली भी क्लास देखो, समझ में सारा आएगा। क्योंकि ये चैप्टर ना आपके लिए न्यू चैप्टर नहीं है, इसको आपने पहले कभी ना कभी तो किया हुआ है। सर पहले कभी ना कभी का क्या मतलब है, पहले आपने 11वीं क्लास में किया हुआ है एग्जैक्टली सेम। अगर जिस बच्चे ने 11वीं में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था ये चैप्टर, या ध्यान नहीं दिया था, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी तो बिल्कुल एकदम सही चैप्टर है ये। चलिए सर, एक एक करके पढ़ते जाएंगे, अमाउंट डालते जाएंगे, और जो एडजस्टमेंट है वो सीखेंगे हम, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है कि हमें 31 मार्च का बनाना है 2021 में। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख रुपए, तो मैंने यहां पे लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक, 1 लाख, ठीक है। इसके बाद डेटर देता है, डेटर हमारा एसेट्स का पार्ट है, तो मैंने यहां लिख लिया डेटर, डेटर 40,000। इसके बाद बैंक, बैंक भी एसेट्स का पार्ट है। थोड़ा गैप देके एडजस्टमेंट एक बार नजर मार लेते हैं। सर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सर देयर वाज अ लॉस स्टॉक बाय फायर दे रखा है, ठीक है। डेटर पे भी एडजस्टमेंट है, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस भी है, डेटर कॉमन भी है, तो यानी डेटर पे खूब सारे एडजस्टमेंट भी है। और 1200 वॉज डेबिट टू द लैंडलोड, लैंडलोड का भी देख लेंगे क्या करना है, ये भी एडजस्टमेंट है। और फर्नीचर ऑफ द बुक्स ऑफ वैल्यू, और चलो ये तो डेप्रीशिएशन सोल्ड है। और एक और दे रखा है आपका डेप्रीशिएशन डिसऑनर्ड ऑफ द चेक। काफी सारे एडजस्टमेंट है, बैंक पे भी हो गया, तो मैं थोड़ा गैप दे के लिखूंगा यहाँ पे, और बैंक लिख दिया मैंने। और बैंक का अमाउंट कितना है, कितने हैं, 2000, और क्योंकि डिसऑनर्ड और चेक है तो इसलिए मैं इसे अंदर लिखूंगा। ये भी हो गया सर, ये भी हो गया, ये भी। सन्ड्री एसेट्स, अब ये सन्ड्री एसेट्स नॉर्मल एसेट्स है, थोड़ा गैप देके सन्ड्री एसेट। सर सन्ड्री एसेट्स आ गया, कितने हैं, 2 लाख। क्या सन्ड्री एसेट्स के बारे में कुछ कहता है, हाँ डेप्रिसिएशन वगैरह है तो आगे देख लेंगे, 2 लाख। बेड डेट्स, सर बेड डेट्स पीएनएल का पार्ट है, तो यहां तक हमारा ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा। ट्रेडिंग थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसमें, रीजन बीइंग क्योंकि इसमें काफी एडजस्टमेंट है। तो टू बेड डेट्स, ये लीजिए आ गया बेड डेट्स। कितने रुपए का बेड डेट्स है, हमारा बेड डेट्स है 1000 रुपए का। इसके बाद क्या है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमेशा हमारा एसेट्स होता है, तो यहां लिख लेते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कमा लिया लेकिन मिला नहीं ये इनकम, तो एसेट्स है, ठीक है। परचेज दे रखा है 1,23,500, तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेसेस पे खूब सारे एडजस्टमेंट है, तो मैं अंदर लिखूंगा परचेज 1,23,500। इसके बाद डेप्रीशिएशन आपका ट्रायल में है, तो भैया पी एंड एल के डेबिट में जाएगा, दैट इज डेप्रीशिएशन। अमाउंट है 4,500। इनकम टैक्स ड्राइंग होता है, ड्राइंग होता है हमारा क्या, इनकम टैक्स। एलआईसी और इनकम टैक्स दोनों क्या होता है, ड्राइंग। तो ड्राइंग है हमारा इनकम टैक्स, कितने, 10,500। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, कैपिटल, और कैपिटल में से माइनस क्या कर देना चाहिए, ड्राइंग। कितने हैं, 10,500, ठीक है। इसके बाद इनकम टैक्स के बाद सैलरी है, पी एंड एल का पार्ट है सर, टू सैलरी, कितने रुपए, 4,600। एडजस्टमेंट है इसलिए बाद में हम बाहर लिख रहे हैं इसे। वेजेस 28,000, तो थोड़ा गैप देके यहाँ टू वेजेस 28,000 बाहर लिखना है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन 6 मंथ, 6 महीने कह रहा है, यानी खुद कह रहा है कि भैया 6 महीने का ब्याज का हिसाब किताब हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट बनता है, तो इसलिए टू इंटरेस्ट, और 6 महीने का कितना, 1,000। बाकी देख लेंगे क्या रहता है हमारा, ठीक है। ये बुक आपकी जेआर मोंगा है, और पूरा का पूरा हम बिल्कुल डीयू का सिलेबस फॉलो करेंगे जो जेआर मोंगा है। आपके कमेंट में भी मैंने डाला हुआ है बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक,
आप अमेजोन से बाय कर सकते हो चाहो तो, या कहीं भी नियर बाय शॉप से अपना ले सकते हो। चलिए, हाँ जी, आगे क्या देखें, आगे इस साइड आ जाते हैं। दैट इज आपका कैपिटल 1,60,000, तो कैपिटल आ जाओ जी 1,60,000। इसके बाद क्या दे रखा है, कैपिटल के बाद दे रखा है हमें क्रेडिटर 35,100। 35,100 इस पे एडजस्टमेंट है कॉमन डेट का, तो इसलिए अंदर लिखेंगे। सेल्स दे रखा है 3,02,000, तो बाय सेल्स, इस पे भी एडजस्टमेंट है 3,02,000। डिस्काउंट, अब देखिए डिस्काउंट में ये नहीं बोला कि डिस्काउंट रिसीव है कि अलाउड है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि डेबिट में है या फिर क्रेडिट में। तो क्रेडिट में है, दैट्स वाई डिस्काउंट यहां आ जाएगा, बाय डिस्काउंट। और डिस्काउंट है हमारा 4,000। इसके बाद पीएफडी देखो क्रेडिट में है, तो हमें पता है यहाँ सिंपल लिखना है पीएफडी 6,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग ट्रायल के अंदर है, तो सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए हैं, 2,000। और लोन 10,000 है, तो लोन भी लाइबिलिटी में। लोन कितने हैं, एक बार किताब में चेक करिए, क्या इसके आगे रेट वगैरह दे रखा है या नहीं दे रखा है। नहीं दे रखा, चलिए कोई बात। अब हम रेट खुद भी निकाल सकते हैं, 6 महीने का दे रखा है, हम पूरे साल का निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे अभी देख लेंगे हम। एडजस्टमेंट एक एक करके पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर है, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी थे, ये सारे पॉइंट्स मैंने ट्रांसफर कर दिया है जहां भी जाना था। आगे देखा जाए, कहता है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को 20,000 था, तो क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह एंट्री हो जाती है, एक तो बैलेंस शीट के एसेट्स में, लेकिन क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इसे इनसाइड लिखने वाला हूं। दैट इज आपका 20,000। और एक चला जाएगा कहाँ हमारा, इस साइड में बाय क्लोजिंग, दैट इज 20,000। ठीक है, एडजस्टमेंट मैं थोड़ा इससे कर देता हूँ, ठीक है। आगे पहला एडजस्टमेंट डन हो गया। दूसरा, देयर वाज अ लॉस बाय फायर 25,000। 25,000 का लॉस बाय फायर हुआ था। और क्या लॉस बाय फायर हुआ था, स्टॉक। ये बात ध्यान रखना है, लॉस बाय फायर में हुआ क्या लॉस है, हो सकता है बिल्डिंग, हो सकता है मशीनरी, तो जिस पे हुआ है उसको माइनस करेंगे यहाँ। तो लॉस बाय फायर क्या कह रहा है, 25,000, 20 मार्च 2021। अब एक बात ध्यान रखना है लॉस बाय फायर में, कि भाई साहब आग कहीं ऐसा ना हो कि 1 अप्रैल 2021 दिखाए वो, यानी डेट अक्सर क्या करता है वो आगे का दे देता है, कंफ्यूज बच्चा देखता है कि चलो इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन डेट, हाँ अब कंफर्म है 20 मार्च इसी साल हुआ है। हाउएवर क्लेम आपका रिसीव नहीं हुआ, क्लेम 10,000 रुपए एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, यानी सर 25,000 रुपए का मेरा स्टॉक जल गया, तो हमारा परचेज कम हो जाएगा, लेस लॉस बाय फायर, दैट इज 25,000। क्लेम हो गया हमारा 10 का, तो हमारा नुकसान हो गया, दैट इज लॉस बाय फायर यहां से। और जो ये लॉस बाय फायर में जाएगा, ये जाएगा 15,000। और क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्लेम मिलेगा, तो इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा एसेट्स में, कितने रुपए का, 10,000। तो आप ध्यान से देखिए, हमने ये वाला एडजस्टमेंट डन कर लिया है सर। कौन सा एडजस्टमेंट, नंबर 2। एडजस्टमेंट 3, होपफुली आपको एडजस्टमेंट अगर नहीं दिख रहा ना, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ताकि एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट वाला एरिया आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए, एडजस्टमेंट वाला एरिया अच्छे से दिख जाए, क्वेश्चन तो देख ही लिया आपने। पहला एडजस्टमेंट डन, दूसरा डन, ठीक है। दूसरे में किसी को कोई डाउट, अब तीसरे पे आ जाते हैं। डेटर इंक्लूड 5,000 रुपए ड्यू फ्रॉम खुशी एंड क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 ड्यू टू खुशी, यानी एक ही व्यक्ति डेटर है और एक ही व्यक्ति क्रेडिटर है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या बताया था, जो कॉमन डेट होता है, कॉमन डेट का क्या सॉल्यूशन बताया था, दोनों में से
जो कम अमाउंट है वो दोनों तरफ माइनस कर दो। तो सर दोनों में से कम अमाउंट अगर आप देखते हो तो 5,000 है, तो सर डेटर में से भी माइनस करो, कॉमन डेट, कॉमन डेट 5,000, और क्रेडिटर से भी माइनस करो कॉमन डेट 5,000, दोनों में से लोअर जो है, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा और छोटा कर दें ताकि आपको दिखने में ठीक रहे। चलिए अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। कहता है सेल्स इंक्लूड, इधर आ जाते हैं पीछे, यहाँ पे ठीक ठीक दिख रहा है। कहता है सर, क्या कहता है अगले एडजस्टमेंट में, कहता है सेल्स इंक्लूड 6,000 रुपए सेंड टू क्रेडिट कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस 25 मार्च। मैंने एक ग्राहक को 25 मार्च को बोला था भैया मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीद लो अप्रूवल बेसिस पे, जिसके ऊपर प्रॉफिट 1/5 किस पे था, कॉस्ट पे था। और ये क्या है सर, सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब सर इस पॉइंट में आपको सेलिंग प्राइस दिया जा रहा है दैट इज 6,000, और जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट दिया जा रहा है 1/6 ऑफ किसका, कॉस्ट का, 1/6 ऑफ 1/5 ऑफ कॉस्ट का, 1/5 ऑफ कॉस्ट का, ठीक है सर। हैज बीन एडिड डिटरमाइन द सेल प्राइस, हैज बीन एडिटेड टू द डिटरमाइन सेल प्राइस में जुड़ा हुआ है। हाउएवर द कस्टमर नॉट अप्रूवल, कस्टमर ने भैया मना ही कर दिया। तो अब हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, एक तो कॉस्ट जानना है, एक सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो पता चल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है सर, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट कह लो, जीपी कह लो। सेल्स तो पता है 6,000, कॉस्ट नहीं पता x, और इसके ऊपर है तो x/5, सॉल्व करोगे 6x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 5,000। x की वैल्यू क्या आ गई, 5, तो 6x अपॉन में 5, 30 डिवाइडेड बाई 5, हाँ 5,000 आ गया। तो x का वैल्यू 5,000, तो x क्या था सर, दैट इज x कॉस्ट था। तो यहाँ इसमें ये पता चल गया कि हमारा कॉस्ट कितना है, और ये भी पता चल गया सेलिंग प्राइस कितना है। अब सबसे पहले सेलिंग प्राइस का ट्रीटमेंट करते हैं, एक डेटर से माइनस और एक सेल्स से माइनस, क्योंकि ये हमारा सेल्स हुआ ही नहीं, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस के एडजस्टमेंट में देखा था। तो एक तो डेटर से माइनस और एक सेल्स से माइनस, तो लीजिए माइनस कर देते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस कितने रुपए सर, सेलिंग प्राइस 6,000। उसके बाद डेटर में से भी माइनस करो, लेस सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस कितने माइनस करने हैं सर, 6,000। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, ऐड सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस कितने हैं 5,000, और यहां भी ऐड हो जाएगा हमारा, ऐड सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस 5,000, ये हो गया हमारा 4। देखिए आप, अभी मेरा प्रोविजन प्रीवियस लेक्चर बचे हैं, उन्हें कंप्लीट करूं या मैं कंटिन्यू करूं, आप दोनों कर सकते हैं। अभी आपको ये चीजें साथ के साथ लेके चलना होगा, इतना टफ नहीं है। बाकी प्रीवियस लेक्चर फटाफट आप निपटा देंगे उसको, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, डेटर इंक्लूड बेड डेट्स अमाउंट 3,000। भाई साहब डेटर में 3,000 बेड डेट्स है, और उसके बाद 5% का क्या बनाना है, इस पे प्रोविजन बनाना है, इसके अंदर 5% का प्रोविजन। चलिए प्रोविजन सबसे लास्ट में बनाया जाता है, ठीक है। इससे पहले कहता है 1,200 रुपए पेड रेंट वॉज डेबिट लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड इंक्लूड इन डेटर। हमने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, यानी 1,200 रुपए पेड क्या किया था, पेड एज अ रेंट वॉज डेबिट लैंड अकाउंट इंक्लूड इन डेटर, और हमने लैंड लोड को क्या मान लिया, डेबिट कर दिया डेटर, जबकि हमने पेड किया था। तो इसका सही एंट्री क्या होना चाहिए सर, डेटर में से माइनस हो जाना चाहिए, ठीक है। डेटर में होना ही नहीं चाहिए, तो भैया डेटर में से माइनस कर दो। ये एंट्री हमने, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो कि आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। जैसे, तो डेटर में से माइनस कर दो लैंड लोड, कितने 1,200, और सर ये रेंट पेमेंट किया है तो रेंट में जाना चाहिए। तो रेंट हमारा कहाँ गया, ये रहा रेंट, नहीं है रेंट यहाँ, तो टू रेंट, और दैट इज 1,200 रुपए। देखिए एडजस्टमेंट, ये थोड़ा सा अलग एडजस्टमेंट आया, तो कुछ एक पॉइंट होंगे जो कि आपको खुद समझना पड़ेगा। किसी बच्चे को डाउट इस एडजस्टमेंट में है तो बताइए। एडजस्टमेंट क्या कहता है,
₹1200 पेड रेंट, रेंट पेड किया तो भैया पीएनएल के डेबिट में दिखाओ, लेकिन डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड इंक्लूड इन द डेटर, यानी आपने एज अ डेटर मान लिया उसको और डेटर में कर रखा है, तो भैया डेटर से हटा दो और रेंट में दिखा दो। ठीक है, अगला फर्नीचर के ऊपर है, वो तो अलग से एडजस्टमेंट हो जाएगा। एक्सचेंज वैल्यू जो कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी देख लेंगे, कहता है अ डिस्काउंटेड चेक, सॉरी एक डिसऑनर्ड चेक 5,000 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किया, एक्सेप्ट ओनली 20% द अमाउंट टू बी रिकवर, और इसमें से हमें सिर्फ कितने परसेंट अमाउंट रिकवर हुआ है? 1%। तो एक चेक था, यानी बैंक में से मेरे 5,000 रुपए का डिसऑनर्ड हो गया जिसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो भैया 5,000 माइनस कर दो, और रिकवर कितना हो रहा है? सिर्फ 1,000, तो यानी यहाँ पे आपका 4,000 का फिर नुकसान हो गया है कि नहीं? तो अभी इसको भी कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं इसके ऊपर बेड डेट्स वाले प्रोविजन को। तो बेड डेट्स वाले प्रोविजन को देखा जाए तो सबसे पहले माइनस क्या करो सर? अब माइनस करो बेड डेट्स पहले, बेड डेट्स। सर सवाल खुद ही कह रहा है कितना बेड डेट्स है, बताओ कितना बेड डेट्स कह रहा था सवाल? आप देखो कि सवाल में कह रहा है कि भैया बेड डेट्स बेड डेट्स बेड डेट्स बेड डेट्स 3,000, तो 3,000 लिख लेते हैं, इन सभी पॉइंट को नीचे लेके चलता हूं। डेटर पे देख रहे हो कितना एडजस्टमेंट हो गया? 1,500, 10,000। चलो अब इस सब में से माइनस कर देते हैं पहले डेटर में, उसी के बाद प्रोविजन लग सकता है हमारा। 40,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 माइनस 1,200 माइनस 3,000, तो 24,800, 24,800, इसमें से माइनस कर दो पीएफडी, पीएफडी। सर कितना कह रहा है पीएफडी क्वेश्चन में? देखो 5%, तो इस पे 5%, दैट इज 1,240, और लगे हाथ माइनस करके मैं बाहर लिख देता हूं 23,560। अब हमें 3,000 और 1,240 पीएनएल के डेबिट में दिखाना होगा, तो टू बेडेट्स 3,000, और ये वाला पीएफडी यहां लिख देंगे, टू पीएफडी कितना था? 1,240। ये लो, हम एडजस्टमेंट को अगर देखें शुरू से एक बार फटाफट, क्लोजिंग स्टॉक डन, लॉस बाय फायर डन, कॉमन डेटर डन, सेल्स ऑन अप्रूवल डन, डेटर इंक्लूड डन, 1,200 रुपए डन। अब दो रह गए, 7 और 8। सातवें में क्या कहता है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 6,000 ऑन 31/3/2021, यानी 31/3/2021 की बात कर रहा है, यानी लास्ट में ही बात कर रहा है। एक फर्नीचर जिसकी कीमत 6,000 था, वह सोल्ड ऑफ कितने का कर दिया इसको? 4,000 का। एंड पार्ट ऑफ एक्सचेंज न्यू फर्नीचर, इसने खरीद लिया कितने का? 5। हाउएवर द नेट इनवॉइस 1,000 वाज द पास थ्रू द परचेज डे बुक। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो समझो, कहना क्या चाहता है ये? कहना ये चाहता है कि भाई मेरा एक फर्नीचर जिसकी कीमत था 6,000, ठीक है, और उसको आपने सोल्ड ऑफ और बोला मार्केट में कितने का बेच दोगे? तो मार्केट में बिक जाएगा 4 का, यानी यहां तो आपका लॉस आपने उठा लिया कितने का? तो ये लॉस तो पीएनएल के डेबिट में पक्का आएगा। लेकिन आपने इन एक्सचेंज, एक्सचेंज कर लिया इसको, और आपने एक और न्यू फर्नीचर खरीद लिया कितने का? 5,000 रुपए का। जब आपने 5,000 का फर्नीचर खरीदा, तो आपको तो 1,000 ही देने हैं ना उसको। आपका पुराना सामान कितने का बिक गया? 4 का, और नया सामान खरीद रहे हो 5 का, तो आपको 1,000 रुपए और देने हैं। तो जो 1,000 रुपए आपने देने थे ना, आपने उसे परचेज बुक में इंक्लूड करा हुआ है। कहां पे इंक्लूड किया हुआ है आपने? तो परचेज में तो जाना नहीं चाहिए, तो एसेट्स होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने परचेज बुक में इंक्लूड कराया हुआ है 1,000 रुपए, तो लेस फर्नीचर कितना इंक्लूड करा हुआ है? 1,000 रुपए, और आपका एसेट्स बन जाएगा कितने का? एसेट्स बनेगा दैट इज आपका 5,000 का। न्यू एसेट्स कितने का खरीदा? 5 का, और पुराना एसेट्स आपने बेचा भी है, कितने का बेचा है? नहीं, 4 का बेचा है, उसका वैल्यू कितना था? 6, तो 2,000 का लॉस,
तो हम लॉस को दिखा देते हैं यहाँ, लॉस टू लॉस ऑन फर्नीचर कितने रुपए, 2000। अब देखिए आपका, अब आ जाते हैं इधर, सर फर्नीचर तो कहीं भी एसेट्स में नहीं दे रखा, तो बेचा कौन सा है भैया, इसके अंदर जुड़ा होगा सन्ड्री एसेट्स कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। में। तो सन्ड्री एसेट्स में जुड़ा होगा, तो सबसे पहले तो यहां से माइनस कर दीजिए सोल्ड, जो सोल्ड किया है वो कितने का कॉस्ट निकल गया, 6000 का, और फिर प्लस कर दीजिए जो आपने खरीदा है, यानी परचेज, परचेज कितने का किया है आपने, तो आप देखेंगे नेट में इसमें 1000 का ही फर्क आया है। ठीक है, कितने का फर्क आया, 1000। और आपका नेट में 1000 यहां, और 1000 कहां से माइनस कर दिया आपने, परचेज में से आपने माइनस कर दिया। और 1 मिनट, 5000, 5000, 1000, 4000। हाँ, तो बेचा 4 का था, लेकिन उसकी कीमत कितनी थी, 6। आपके पास तो 6000 का सामान निकल गया ना, आपके पास एसेट्स इतना क्या है, लेकिन निकल कितने का गया आपका, 6000 का, तो इसका मतलब 6000 माइनस हो गया। अब एंट्री को देखना, 6000 यहां माइनस होने का मतलब 6000 हमारा क्रेडिट हो गया। आ जाइए, और 5 परचेज आपने कितने का किया, 5000 का, तो एक 5000 रुपए का एसेट्स जुड़ गया। तो अल्टीमेटली आपका एसेट्स जो है 1000 ही जोड़ पाए हो आप, है ना। और वही 1000 रुपए आपने यहाँ परचेज से माइनस कर दिया। यहाँ पे लॉस कितने का हो गया आपका, 2000 रुपए का नुकसान हो गया। तो हमारा वहां पे 1000, 1000, 2000 का जो नुकसान हुआ, उसकी दूसरी दूसरी एंट्री एक रह गई है ना, नहीं एक इधर हो गया। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, लॉस हमारा हो गया 2000, तो लॉस आ गया 6000। एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 5000, नेट इनवॉइस 1000, और 5000 का फर्नीचर हमारा जुड़ गया, वहां पे भी 1000 का फर्क पड़ा। पेमेंट तो आया नहीं ना इसका, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक काम करते हैं, हम 6000 की जगह पे अगर हम फर्नीचर, स्टिल 1000 माइनस है, यानी 1000 यहां से माइनस है, और वहां पे ये 1000 हमारा हो गया क्रेडिट, और यहाँ भी 1000 क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, सही है। अब देखो, मैं वो सोच रहा था डेबिट क्रेडिट मैच कर लेता हूँ। यहाँ पे 1000 रुपए अभी भी हम नुकसान में है नेट में, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया आपने, सर यहाँ भी 1000 रुपए क्रेडिट कर दिया, 2000 रुपए का क्रेडिट हो गया, और 2000 लॉस भी डेबिट कर दिया, तो मैच हो ही जाना है, ठीक है ना। तो मैं ये चेक कर रहा था। चलिए, तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया हमारा डन। तो इसका मतलब सर, न्यू एसेट्स जो आपने खरीदा था 5000 का, वो तो एसेट्स में प्लस हो गया, और जो पुराना बिका था एसेट्स में माइनस हो गया, और 4000 को छोड़ दो, लॉस हमने बुक कर दिया, कोई दिक्कत। अब कहता है डिसऑनर्ड ऑफ चेक 5000 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, एक चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो चेक डिसऑनर्ड में तो हमारा बैंक माइनस हो जाता है, और वापस से हमारा डेटर बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इट एक्सपेक्टेड टू द ओनली 20% अमाउंट रिकवर, और उससे अब देखो यहाँ पे इट एक्सपेक्टेड टू दैट, एक्सपेक्टेड है, फाइनल नहीं है। वो तो अकाउंटिंग एक्सपेक्टेशन पे नहीं चलता, अकाउंटिंग किस पे चलता है हमारा, कि अगर बोलता कि इट इज 20% रिसीव ओनली, अगर 20% ही रिसीव हुआ, तो यहाँ पे इस 20% का कोई रोल नहीं होने वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे करेंगे, एक तो हम बैंक को माइनस कर देंगे, किससे माइनस कर देंगे, डिसऑनर्ड, कितने रुपए, 5000। अब एक गलती हो गई यहाँ पे, -3000 हो गया, तो यहां ना लिख के हम ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, ठीक है। यहां पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि माइनस में चला गया पैसा, और ये कहां चला जाएगा हमारा, ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा। अब वापस से जब चेक डिसऑनर्ड होगा, तो किसी पार्टी से लिया होगा हमने,
कोई डेटर होगा या कोई बीआर होगा, तो वापस से ये क्या बनेगा, डेटर बढ़ जाएगा, वापस से क्या होगा, डेटर इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि सर डेटर के ऊपर तो हम प्रोविजन भी लगा चुके हैं, तो यानी वो प्रोविजन भी क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अब पहले हमें इसे ऐड ऑन करना पड़ेगा और फिर वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन। यानी ये प्रोविजन हमारा गलत आ गया। आपको समझ में आ रहा है यहां तक मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? और क्वेश्चन में क्यों की सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ये भी तो कर सकते थे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20% मिलेगा, बाकी बेड डेट्स हो गया, तो 20% वापस से कैश में जोड़ दो, वापस से जोड़ दो, यानी आपका कैश में 20% जोड़ दोगे आप, और जो बाकी का 80% नुकसान हुआ पीएनएल के डेबिट में डाल दो, डेबिट में। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड है, मतलब अभी एक्सपेक्टेशन है। बेड डेट्स तभी मानते हो आप जब आपका 100% हो जाता है। तो एक तरीके से ये तो प्रोविजन हो गया, एक्सपेक्टेशन किसका होता है, हमारा प्रोविजन का होता है। तो सेम अब हमें डेटर को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। आपका पहले देखिए प्रोविजन क्या दे रखा है, दिखाना एक बार, इसमें प्रोविजन क्या लिया हुआ है। चलिए ठीक है, यहां पे ना आपको नोट देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि ये हमारा एडजस्टमेंट गलत हो गया। गलती क्या करा, क्योंकि एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है वर्ड, इसको ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेड का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता, या फिर हमारा ऐसा होता है कि कंपनी को लगता है कि इतने पैसे डूब सकते हैं, तो कभी नहीं होता। अब यहाँ पे एक नोट देखे, क्योंकि मैं पूरा सही तो करूंगा तो फिर पूरा हिल जाएगा, आपके एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे हम एक नोट दे सकते हैं, वी अज्यूम दैट कि जो एक्सपेक्टेड है वो एक्चुअल अकर हो चुका है, हम ये मान ले। तो अब यहाँ पे हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा भैया इसने एक्सपेक्टेड का मीनिंग समझ लिया है। तो एक्चुअल हो चुका है, तो इसका मतलब सर 5,000 रुपए का हमारा डेटर था, मतलब वापस हो गया। इसमें से 20% एक्सपेक्टेशन है तो 1,000 मिलेगा, तो मतलब और कितने डूब जाएंगे मेरे, 4,000। तो मैं उसको करने के बजाय मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए यहां दिखा देता हूं। उसको करने के बजाय मैं यहाँ पे एज अ 2 बेड डेट्स, और बेड डेट्स हो गया फर्दर कितने का, 4,000। अब 1,000 मिले हैं ना आपको, रिकवर हुए हैं आपके डेटर से, एक्सपेक्टेशन है मिल जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक काम करो, ओवरड्राफ्ट को आपको समझ लो कि मिल गए हैं पैसे। अगर पैसे मिल गए हैं तो ये ओवरड्राफ्ट कितना हो जाएगा, 2,000, क्योंकि 1,000 मिल जाएंगे आपके तो कम हो जाएंगे। या मान लो कि अभी डेटर देगा, दे नहीं रहा, तो ऐसे सिचुएशन में वापस से डेटर ऐड हो जाएगा। लेकिन आपने जब फाइनल डिसीजन बना ही लिया है तो ये आपका रिकवर हो जाएगा। तो रिकवर होने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 3,000 और प्लस रिकवर कितने, 1,000। तो अब आपने दिखाना है ओवरड्राफ्ट 2,000। समझ में आई बात आपको? अगर मैं यहां करता तो पता है क्या करता, लेस प्लस कर देता, रिकवर, रिकवर कितने, 1,000। अब नेट अमाउंट करके फिर भी नेगेटिव था तो इधर आ जाता, माइनस करना, माइनस माइनस माइनस, तभी तो दो आएगा माइनस करने को। ठीक है, कोई दिक्कत, और क्या रहेगा, कौन सा, इंटरेस्ट का रह रहा है ना एक और, हाँ, कौन सा, सेल्स और अप्रूवल देखते हैं अभी। चलिए, एक और एंट्री जो था हिडन एडजस्टमेंट, ये कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ये 6 महीने का है। अगर ये इंटरेस्ट 6 महीने का 1,000 है तो बाकी के 6 महीने का कितना होगा, 1,000 होगा। तो वापस से हम एड ऑन कर देते हैं, इंटरेस्ट प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट
दैट इज 1000, और ये अगेन आ गया 2000, और एक लाइबिलिटी में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और 1000। अब बताइए आपको जो जो एडजस्टमेंट दोबारा पूछना है मैं दोबारा क्लियर करता जाऊंगा। नहीं, एसओएल के अंदर बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे, अकाउंट्स के तो राइटर के ही लेने पड़ेंगे आपको बुक। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं एक एक करके सारा एडजस्टमेंट दोबारा बता दूं, टेंशन नहीं खत्म है ना? चलिए मैं एक एक करके सारा एडजस्टमेंट दोबारा बताया, तो इसको मिटा दें एक बार। ये जितना भी किया है इसको मिटा दिया जाए, और सारा एडजस्टमेंट जो भी आपके दिक्कत है मैं सारा बता दूंगा। मैंने कर तो दिया है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। अच्छा ये हुआ है, और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, मेरे हिसाब से इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये दो जगह एंट्री चला जाता है, एक चला जाता है कहाँ पे, बैलेंस शीट, और एक चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर? अगले पॉइंट पे आते हैं। देयर वाज लॉस बाय फायर 25,000। 25,000 रुपए का जब कभी भी नुकसान होता है हमेशा परचेज कम हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारा स्टॉक ही जला होगा। कई बार बुक के अंदर ये स्टॉक को कम करते हैं, लेकिन हम परचेज का फिक्स रखेंगे कि परचेज कम हो जाएगा। तो 25,000 से हमारा परचेज कम हो जाएगा, जो कि मैंने देखोगे तो 25,000 से परचेज माइनस कर दिया। 10,000 जब आपको मिल ही रहा है तो नुकसान तो 15 का ही हुआ ना। तो आप देखोगे मैंने लॉस बाय फायर में कितना दिखाया, 15,000। और क्योंकि 10,000 आपको मिल जाएगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आप देखोगे कि क्लेम आपका कितना हो रहा है, यहाँ पे 10,000 हो रहा है। दूसरे एडजस्टमेंट में बताओ किसी को डाउट? तीसरा एडजस्टमेंट कॉमन डेट। डेटर इंक्लूड 5,000 फ्रॉम खुशी एंड इंक्लूड 10,000 टू ड्यू टू खुशी। यानी 5,000 रुपए डेटर में इंक्लूड है, खुशी से लेने, और 10,000 हमें देने हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो सकते हो। तो सिंपल है, जो दोनों में से कम अमाउंट होता है वो डेटर में से भी माइनस करो और क्रेडिटर। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने डेटर में से भी माइनस कर दिया, दोनों में से कम था 5,000, तो कॉमन डेट यहाँ से भी 5,000 माइनस किया और यहाँ से भी 5,000 माइनस किया। दैट इज आ गया आपका 30,100 रुपए। ठीक है, चलिए अगले एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। कहता है सेल्स में 6,000 जुड़ा हुआ है। अगर कह रहा है कि सेल्स इंक्लूड 6,000 है, तो इसका मतलब सर ये तो सेलिंग प्राइस हुआ 6,000। अगर मैं कह रहा हूं सेल्स में 6,000 जुड़ा हुआ है तो सेलिंग प्राइस हुआ 6,000। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, क्रेडिट कस्टमर अप्रूवल 25 मार्च, और उसके अंदर प्रॉफिट 1/5 ऑफ कॉस्ट। यानी मैं इसके ऊपर प्रॉफिट जो कमाता था ना, अगर मैं बोलता 1/5 ऑफ सेल तो टेंशन ही नहीं था, इसी का निकाल लेता। क्या कहता है, 1/5 ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लगाया हमने, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में जीपी कह लो, प्रॉफिट कह लो। तो सेल्स हमें पता था 6,000, कॉस्ट नहीं पता तो एक्स, जीपी एक्स का 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 5,000। अब पहले हम सेलिंग प्राइस को देख लेते हैं। तो सेल्स माइनस करो सेलिंग प्राइस को, ये कर दिया जी माइनस। एक दूसरा क्या करो आप, माइनस डेटर माइनस करो। तो देखिए मैंने यहाँ डेटर भी माइनस कर दिया है। अब आ जाते हैं कॉस्ट की बात। तो कॉस्ट ना आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका वो सामान बिका ही नहीं जो आपने माना हुआ था। तो एक तो ये क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो गया, दैट इज आपका आ गया 25,000। और एक बैलेंस शीट के एसेट्स में भी जो है वो भी प्लस हो गया, दैट इज आ गया 25,000। देखिए क्लियर हो गया एडजस्टमेंट। डेटर इंक्लूड बेड डेट 3,000, तो रिजर्व तो बेटर डेटर में 3,000 था, तो ये सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे 1,200 रुपए रेंट डेबिट दे रखा है लैंडलॉर्ड को, जो कि डेटर में माना हुआ है। तो हमने क्या करा भैया, डेटर में से माइनस किया और रेंट में एक्चुअल में जहां पे जाना चाहिए वहां दिखा दिया। अब बेड डेट 3,000 है तो वहां भी माइनस किया, और पी एंड एल के डेबिट में भी लिख दिया मैंने 3,000 रुपए। इसके बाद कहता है प्रोविजन, तो प्रोविजन वहां लिखा और प्रोविजन यहाँ पे भी दिखा दिया मैंने, जो भी निकल के आया 1,240 रुपए। कहता है फर्नीचर में, कहता है फर्नीचर हमने 6,000 रुपए का था, उसको बेच दिया। तो भैया मेरा 6,000 फर्नीचर गया, तो हमने एसेट्स में से 6,000 माइनस कर दिया। लेकिन उसको बेचा हमने 4 में, तो 2 का नुकसान हो गया, तो 2 का नुकसान हमने यहां बुक कर दिया। इसके बाद एक और न्यू फर्नीचर खरीद लिया, कितने का, 5,000 का। तो मैंने बैलेंस शीट के एसेट्स में 5,000 रुपए को जोड़ दिया। लेकिन कहता है जो 1,000 रुपए हमने उसको पेमेंट किया, वो 1,000 रुपए हम परचेज में जोड़ के बैठे हुए हैं। तो भैया वो परचेज का पार्ट ही नहीं है, तो हमने क्या करा, परचेज से भी उसको फर्नीचर को माइनस कर दिया। ठीक है, आगे क्या कहता है सर,
अब बिल्स डिसऑनर्ड चेक, चेक किससे, हम डेटर से मान के चल रहे, तो जैसे ही चेक डिसऑनर्ड हुआ तो 5,000 रुपए मैंने किससे माइनस कर दिया, डेटर से भी माइनस कर, डेटर नहीं बैंक से माइनस, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड होगा तो बैंक पे फर्क पड़ेगा। दूसरा मैंने मान लिया कि 20% जो है वो बैड डेट्स मिल जाएंगे, बाकी डूब जाएंगे, तो 20% 1,000 मिलेगा तो वापस बैंक में ऐड कर दिया, और जो 4,000 रुपए बैड डेट्स हो गए उसको मैंने अलग से दिखा दिया, न्यू बैड डेट्स मैं लिख देता हूँ, चलो याद रहेगा ये वाला है। अब बस सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग का काम रह गया, फटाफट टोटलिंग का काम कर लेते हैं। नहीं पहले टोटल तो करें, इसका क्या आ गया, 2 लाख, और ये टोटल 3,21,000, 3,20,000, और नेट प्रॉफिट क्या आएगा, 4,500, 95,500। चेक भी कर लीजिएगा आप, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये आ गया हमारा 9,5,500। कितने आ रहे हैं, बुक से मैच मत करिएगा क्योंकि बुक वालों का अलग आएगा। ये आ गया 1,00,000, माइनस सैलरी का कुछ पार्ट था नहीं, 4,600, आ जाओ, माइनस 1,200, माइनस 1,000, माइनस 4,500, माइनस 4,600, माइनस 2,000, 15,000, माइनस 3,000, माइनस 1,240, माइनस 2,000, माइनस 4,000, 66,960, देखिए नेट प्रॉफिट, हाँ 66,960। अब बुक के अंदर देखोगे ना तो ये डेटर इतने सारे देखने को नहीं मिलेंगे, उन्होंने एक ही जगह इकट्ठा एडजस्टमेंट करके दिखा दिया, हाँ भाई माइनस प्लस, तो आपको उस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिंपली समझ में आता गया, उस स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे, ठीक है। चलिए नेट प्रॉफिट कहाँ चले जाएगा, 66,960 ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 66,960। बैलेंस शीट का टोटल अलग नहीं आएगा क्योंकि हमने अलग अलग प्रोविजन किया था, वो बीआर की वजह से, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 6,960, 2,16,460, 2,16,460 प्लस 1,000 प्लस 30,100 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000, 1,000 रुपए दोनों साइड कम आएगा क्योंकि मैंने उधर नहीं माना इसे, तो 26,15,60, चेक करिए आप, 26,15,60, ठीक है, आप इधर का टोटल चेक कर सकते हैं, -2,35,60, -1,500, -1,500, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर लेना, ये 1,500 नहीं होगा, 2,00,000, अब इसको टोटल कर लेते हैं, 2,01,500, क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, तो ये आ गया 2,52,560, 61, और कुछ रह गया क्या, उससे मतलब नहीं, उससे नहीं, 1 मिनट, 23,560 प्लस, ये सही माइनस किया है ना, ये हाँ ठीक है, 20,1500, फिर 1,500 एक्रूड इनकम, फिर 25,000 है, अच्छा, फिर 10,000 है, मैंने 1,000 ले लिया था तो ठीक आ रहा है दोनों साइड ना, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो गया। कहना है सर एसओएल की पीडीएफ फ्रॉम में बुक प्रोवाइड पढ़ने की नहीं है, देखो जो एसओएल के अंदर ना किताबें मिली हैं आपको, सारी किताबें की बात नहीं कर रहा, अकाउंट्स की किताब आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, इवन दो एसओएल के अंदर ना आपका तो कुछ ऐसे भी चैप्टर डाल दिए हैं बुक में
जिसका कोई मतलब नहीं है। एसओएल के अंदर आप देखोगे सिंगल एंट्री सिलेबस का पार्ट नहीं है, किताब में सिंगल एंट्री मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि नहीं है। जब पूछा गया, जब मैंने पता किया एसओएल में कि सर ये बुक तो गलत प्रिंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं अकाउंट्स की बुक, बोला यार वो पुरानी होती है, छप जाती है, छोड़ो हटाओ। उनका कहना ये था। तो स्ट्रिक्टली आपको डीयू का सिलेबस फॉलो करना है, ना कि एसओएल का स्टडी मटेरियल। बहुत सारी चीजें स्टडी मटेरियल में मिस्टेक भी होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना स्टडी मटेरियल के पीछे भागते रहते हैं। तो एज पर न्यू सिलेबस जो अदर राइटर के बुक है, जैसे जी आर मूंगा है, और 10 ईयर भी पूरा मैंने कस्टमाइज करके बनाया हुआ है आपके एसओएल के सिलेबस के हिसाब से ही। तो आपका शिवदास का 10 ईयर आता है, वो भी नियर बाय मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो आपका अभी अभी बाकी 10 ईयर बाद में करेंगे, पहले आप इसकी बुक को अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और बाकी अदर सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि बिजनेस लॉ हो गया आपका, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हो गया, ये आप एसओएल की मटेरियल से भी पढ़ सकते हो और अदर राइटर के से भी पढ़ सकते हो। अकाउंट्स कभी भी नहीं पढ़ा जाता एसओएल के बुक से, ये ध्यान रखना है। बच्चे कह रहे हैं सर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होगा, एंड सैलरी में ऐड नहीं करा मैंने, आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने अलग से दिखा दिया। नहीं, बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में दे रखा था, ट्रायल में दे रखा था। हाँ, ट्रायल बैलेंस में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, ट्रायल बैलेंस वाला हमेशा आप एडजस्टमेंट अगर आपने शुरू से देखा हो तो एक ही एंट्री होता है, दैट इज बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, इसमें ऐड नहीं होगा जी, ठीक है। बताइए कोई डाउट, फटाफट नोटिंग करिए फिर, या पीडीएफ शेयर कर देंगे। आप देख लो एडजस्टमेंट कैसे कैसे हैं इसमें। यस, लॉ के सारे चैप्टर अपलोड है कंटेंट में, उसकी लाइव क्लास भी नहीं होगी। कुछ एक चैप्टर की बस क्लासेस और ऐड ऑन होने, एक आध चैप्टर है, बाकी सारा अपलोड है। सर आपकी कौन कौन से 10 ईयर अवेलेबल है? मेरा 10 ईयर वैसे शिवदास के सारे 10 ईयर आते हैं, लेकिन अकाउंट्स का स्पेशली जिसको मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है पूरा, वो अकाउंट्स का मिल जाएगा आपको। और नियर बाय अभी पहले बुक से करके थोड़े दिन अभी हम पहले मतलब सिलेबस के अंदर घुल मिल जाए कि भैया क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बाद फिर 10 ईयर करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा।